ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 11th विच इज़ बाइनोमियल। इसके पहले जो है हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये फोर्थ चैप्टर है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के हिसाब से सीक्वेंस वाइज ये टॉपिक अलग हो सकता है, बट ये है कि ये फोर्थ चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से। और इसके बाद हम लोग पीएनसी पढ़ेंगे, मीन्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जस्ट बाद हो एनसीईआरटी में, बट ये है कि फोर्थ हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल, पीएनसी, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल, नाम में ही कुछ अर्थ जो है छिपा है इसका। बाई का मतलब होता है दो, नॉमियल का मतलब होता है टर्म। जहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस हो वहाँ पे हम लोग उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, सबको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आए हो। एक्स प्लस वाई होल क्यू, एक्स क्यू ये होता है। एक्स प्लस वाई 4 ये आपको शायद याद ना हो। ठीक है, बट बाइनोमियल हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों इसकी ज़रूरत हुई। जैसे एक्स प्लस वाई पे 2 आपको याद रहेगा, एक्स प्लस वाई होल क्यू याद रहेगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि एक्स प्लस वाई 5 लिखो, एक्स प्लस वाई पे पावर 6 लिखो, एक्स प्लस वाई पे पावर 10 लिखो, तो जब पावर्स या इंडेक्स बड़ा हो तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम अगर दो टर्म के अंदर पावर बहुत बड़ा है तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बाइनोमियल पढ़ते हैं, दैट्स इट। चलो यहाँ पे लिखा भी है व्हेन इंडेक्स इज़ वेरी हाई देन यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम है क्या? ठीक है, क्या है, कैसे यूज़ करेंगे और कैसे ये सब कुछ एक्सपेंशन वगैरह लिखेंगे, ये तो बहुत ही भयानक सा है कुछ। ठीक है, तो इन सब को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कुछ टर्म जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे, मीन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन को समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं बता दूँ क्या हम लोग को पढ़ना है। आ जाते हैं पैड के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें पढ़ना। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले आपको ये समझना होगा, क्या समझना होगा, एनसीआर। अरे वाह, एनसीआर ये क्या है? ठीक है, एनसीआर समझने से पहले आपको फैक्टोरियल समझना होगा। फैक्टोरियल क्या है? ठीक है, फैक्टोरियल क्या है? एनसीआर समझने से पहले आपको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन पार्ट में बस इतना समझो कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एन फैक्टोरियल, ऐसे, या फिर फैक्टोरियल एन, ऐसे, इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। और ये होता क्या है? दिस इज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा, तो फैक्टोरियल एन का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हाँ, यही होता है। एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल ऑफ 6 लिखना हो, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट तो यही होगा ना। आप उल्टे से जाओ या सीधे से जाओ, बात तो एक ही है। अच्छा, फैक्टोरियल 6 का मतलब ये है, तो सर फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका देखो। इस चीज़ को क्या हम इस तरह भी लिख सकते हैं? जैसे मान लो फैक्टोरियल 6 था, तो क्या फैक्टोरियल 6 को हम ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 6 इंटू फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी के बराबर आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फैक्टोरियल एन की बात करें, तो क्या होगा? ये होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एन होगा, फिर क्या होगा? इनटू एन माइनस 1 होगा, फिर क्या होगा? इनटू एन माइनस 2 होगा, फिर एन माइनस 3 होगा, एन माइनस 4 होगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, एंड में आप ये दिखा सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके एन तक
कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मैंने लिखा, ठीक है, बस इतना ही लिखा मैंने। अच्छा, अब इसके बाद जो है आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, दो चीज़ पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे, बट पहले जो है इसका मतलब समझ लो। ये हम लोग पीएनसी में पढ़ेंगे, एनसीआर हम लोग पीएनसी मीन्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो पहले एनसीआर का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो एनसीआर का मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है, हाँ इसका मतलब ये है कि आपको जो है करना क्या होगा। एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। एन कहाँ है? एन अपर इंडेक्स पे है, आर क्या है? लोअर इंडेक्स पे है। अच्छा, मतलब एन डिफरेंट थिंग में आर डिफरेंट थिंग को सेलेक्ट करना ही क्या होता है? एनसीआर होता है। बिल्कुल यही होता है। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे ए बी सी। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। अगर मैं ये कहूँ कि ए बी सी में, ठीक है, सेलेक्ट एनी टू, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर जो है ए बी सी में मैं दो को सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, तो कितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे। सिलेक्शन का मतलब ग्रुप बनाना। तो बेसिकली जो है एक ग्रुप ये हो सकता है कि ए बी सी में से मुझे दो को ही सेलेक्ट करके ग्रुप बनाना है, तो एक कॉम्बिनेशन होगा ए बी, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? बी सी, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सी ए। ये हो गया सिलेक्शन। इससे ज़्यादा सिलेक्शन आप कर नहीं सकते, ठीक है। 3 ग्रुप विल बी फॉर्म, सही है, ठीक है। केवल 3 ग्रुप बनेंगे। 3 ग्रुप ये क्या है? डिफरेंट ग्रुप है। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर ए बी है तो बी ए भी हो सकता है ना, नहीं, ग्रुप में ये दोनों सेम है, ये दोनों जो है सेम ग्रुप है। ए बी और बी ए क्या है? सेम ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3 चीज़ों को लेके मैं जो है 2 एट ए टाइम यूज़ करूं तो 3 ग्रुप बन सकते हैं। अच्छा, तो क्या मुझे जो है एन डिफरेंट थिंग्स को जब लेके कुछ अरेंज करना होगा, कुछ सेलेक्ट करना होगा, तो क्या मैं बार बार जो है ये ग्रुप बनाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए फार्मूला डेवलप है। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनसीआर, दिस इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू नीचे वाले का फैक्टोरियल आर, ठीक है ना। यही होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएंगे, ये भाई साहब जो है आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। एनसीआर का मतलब ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए हम जो है ये ग्रुप बना सकते हैं, मीन्स ये सिलेक्शन बता सकते हैं कि कितने सिलेक्शन या कितने ग्रुप फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। तो 3 एलिमेंट थे और आपको 2 को सेलेक्ट करके क्या बनाना था? ग्रुप बनाना था। तो 3C2, ठीक है, 3C2 आपका आंसर है। अच्छा, 3C2 मीन्स एनसीआर को सॉल्व करने का तो ये फार्मूला है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर होगा फैक्टोरियल 3, नीचे क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर होता है ना फैक्टोरियल के अंदर, तो 3 - 2 क्या होगा? फैक्टोरियल 1 इनटू नीचे वाला इंडेक्स का फैक्टोरियल 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो सकता है? 3 इंटू फैक्टोरियल 2 या 2 इंटू 1, कुछ भी लिख सकते हो आप। और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल, कितना मिला? 3 मिला। इसका मतलब आप इस फार्मूले से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है, चाहे इंडेक्स कितना भी बड़ा हो, ठीक है, आप सिलेक्शन बता सकते हो। अच्छा, इसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं, जस्ट सेकेंड। इसके बाद जो है आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है, वो ये है जो इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको NC0 की वैल्यू याद रखनी है। NC0 की वैल्यू जो होती है
वो 1 होती है, ठीक है। NC(n) की वैल्यू जो होती है 1 होती है, NC(1) की वैल्यू n होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। अब ऑफ कोर्स ये कहाँ से आया होगा, तो इस फॉर्मूले से ही आया होगा। कैसे आया होगा, इस फॉर्मूले से ही आया होगा। NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये सब आया होगा। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको जो है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। अब फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है वो भी देख लो, ठीक है। तो आप जैसे फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये लिख सकते हो आप। तो अगर आप ये लिख सकते हो तो आपको क्या चाहिए, फैक्टोरियल 0 चाहिए। अच्छा, तो 0 तो यहीं मिल सकता है। अगर हम n की जगह इस फॉर्मूले में अगर n की जगह 1 रख दें तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 क्रिएट हो जाएगा। तो 1 रखते हैं, तो n की जगह 1 रख दो, तो यहाँ होगा फैक्टोरियल 1, ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 से डिवाइड करोगे 1, तो फैक्टोरियल 0 क्या निकल गया 1। ये आसान सा प्रूफ था। एक और तरीका है, बट ये है कि एक पता है काफ़ी है। एक और चीज़ आपको जानना होगा, थोड़ा सा इसके डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे इसके डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो इसको डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि x प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे x प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू है। थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 2 लोग हैं, x और y 2 लोग हैं। तो इन पावर को क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से इस पावर को इन दोनों लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो एक तरीका तो ये है कि इस पावर को मतलब 3 को आप सिर्फ x को दे दो तो x क्यू क्रिएट हो जाएगा, पहला तरीका। ये सारे ऑप्शन है। दूसरा ये हो सकता है कि इस पूरे पावर को आप y को दे दो, लो y3 बन गया, y3 क्रिएट हो सकता है। अच्छा, एक ये तरीका हो सकता है कि 3 है, पावर 3 है, तो काम करो 2 पावर x को दे दो और 1 पावर y को दे दो, तो x स्क्वायर y क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी ये कोफिशिएंट वगैरह भूल जाओ, इस 3 को भूल जाओ। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है कि अगर इस पावर को मीन्स 3 को क्या करो, 1 x को दे दो और 2 y को दे दो, तो ये क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर पावर को हम 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और पावर 3 है तो केवल 4 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो x को मिल जाए, या तो y को मिल जाए सारा पावर, 2x को मिल जाए, 1 y को मिल जाए, या 2 y को मिल जाए, 1 x को मिल जाए, ठीक है। यही सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई पे पावर 4 है, तो 4 क्या है, पावर है, 2 लोगों में बांटना है, तो या तो पावर x को मिल सकता है, या तो पावर y को मिल सकता है, या तो 3x को मिल जाए, 1 y को मिल जाए, या फिर 2x को मिल जाए, 2 y को मिल जाए, या फिर 3 y को मिल जाए, 1 x को मिल जाए, तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 लोगों के बीच पावर को डिवाइड करना है, मीन्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल, 2 लोगों के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, तो ये सब क्या है, ये सब जो 3 आ रहे हैं, यहाँ 4 6 4 आ रहा है, ये सब क्या है, ठीक है। ये सब कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स। जैसे मैं समझाना चाहता हूँ आपको एक एग्जांपल से। यही एग्जांपल समझो कि मान लो x प्लस वाई होल क्यूब आपको निकालना है, तो आपको नहीं पता, आपको फार्मूला भी नहीं पता, तो क्या करते आप क्या करते, x प्लस वाई का स्क्वायर करते और x प्लस वाई करते, यही करते, ठीक है ना। फिर क्या करते, फिर ये तो बच्चे बच्चे को पता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आता, x प्लस वाई आता। फिर क्या करते, x को मल्टीप्लाई करते इसमें, तो क्या क्रिएट होता, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई। फिर y को क्या करते, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर क्रिएट होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रिएट होती। अच्छा, उसके बाद क्या होता, इसके बाद क्या करते आप, सेम चीज़ को, मतलब सेम पावर वालों को एक जगह कलेक्ट करते,
तब आपके दिमाग में क्या आता? आपके दिमाग में आता यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, और कहीं पे और एक्स वाई स्क्वायर है क्या? बिल्कुल यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है। अच्छा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तब क्या क्रिएट हो रहा है? 3xy²। अच्छा, मीन्स अलग अलग जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? आपस में जुड़ के ये कोफिशिएंट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, बस यही समझाना था। अच्छा, यहाँ पे क्या है? x² और यहाँ पे 2x²। इसका मतलब ये लोग भी आपस में जुड़ के क्या क्रिएट किए हैं? कोफिशिएंट क्रिएट किए हैं। क्या क्रिएट किए हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, मिस करना क्या रहता है? ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं मार्केट में, यहाँ पे 4, 6, 4, ये सब क्या है? कोफिशिएंट हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये बना होगा, जब आप एक्सपेंशन किए होंगे मल्टीप्लाई कर करके, फिर एक जगह ये लोग कलेक्ट हुए होंगे तो कोफिशिएंट जनरेट किए। मीन्स 4x³ कितनी बार आया होगा? 4 टाइम्स आया होगा। x³ कितनी टाइम्स आया होगा? 4 टाइम्स। x²y² कितनी टाइम आया होगा? 6 टाइम्स आया होगा। xy³ कितनी टाइम्स आया होगा? 4 टाइम्स आया होगा। और y4 1 टाइम, x4 1 टाइम। इसका मतलब ये है कि आप जब x प्लस वाई को 4 टाइम क्या करोगे? मल्टीप्लाई करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। इसको कैसे लिखते हो? इसको अगर मुझे नहीं पता, सब कुछ भी नहीं पता, तो क्या करते? x प्लस वाई को 4 टाइम्स क्या करते? आपस में मल्टीप्लाई करते, फिर उनको क्या करते? रीअरेंज करते, तब ये सब मिलता, आपस में इकट्ठा हो के ये सारी चीज़ जो है फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ये जितने भी कोफिशिएंट मिले हैं वो एक साथ लिखने से मिले हैं। ठीक है, सेम कैटेगरी के लोगों को एक साथ लिखने से ये लोग जनरेट हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि मैं कोफिशिएंट कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ? जब मैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब चीज़ें फॉर्म होंगी। अच्छा, तो क्या मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना होगा कोफिशिएंट लिखने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना होगा। ठीक है, उसके लिए एक रूल बना। क्या रूल बना? पास्कल ट्रायंगल। ये देखो, पास्कल ट्रायंगल। लेकिन पास्कल ट्रायंगल से पहले ये समझ लेते हैं x प्लस वाई पे n कैसे निकालते हैं। तो x प्लस वाई पे n निकालने का जो तरीका है, एक तो फार्मूला ये है। ठीक है, लेकिन फार्मूले को मैं डिटेल में जो है समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है डिटेल में समझा देता हूँ कि लिखते कैसे हैं, आप कैसे लिखोगे। तो लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है। मान लो आपको x प्लस वाई पे n इस फार्मूले को लिखना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखता हूँ? मैं क्या करूँगा? पहले क्या करूँगा? मैं x पे n से स्टार्ट करूँगा। पहले हम x का काम तमाम करेंगे, फिर y का काम तमाम करेंगे, फिर कोफिशिएंट्स वगैरह के बारे में सोचेंगे। तो पहले x का काम तमाम करो। तो क्या मैंने लिख दिया? x पे n। फिर क्या करो? x पे n-1, पावर एक एक घटाते जाओ। x पे n-2, x पे n-3, x पे n-4 एंड सो ऑन ऑफ कोर्स। कब तक? जब x पे 0 क्रिएट ना हो जाए। कब तक ये काम करना है? x पे जब तक 0 क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, ये काम तो डन। फिर मैं y का काम तमाम करूँगा, y के बारे में मैं सोचूंगा। तो y के बारे में कैसे सोचोगे आप? यहाँ पे x पे पावर n से स्टार्ट किए आपने, x के लिए पावर n से स्टार्ट किया। अब y के लिए क्या करना है? जब x पे n से स्टार्ट कर ही दिए हो तो y पे क्या करो? 0 से स्टार्ट करो। तो यहाँ होगा y पे 0, यहाँ क्या होगा? y पे 1, यहाँ क्या होगा? y पे 2, यहाँ क्या होगा? y पे 3, यहाँ क्या होगा? y पे 4, और लास्ट में क्या होगा? y पे n। ऑफ कोर्स जितनी पावर्स होंगे वहाँ तक पहुँचेगा y। अच्छा, अब कोफिशिएंट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देखो। अगर मुझे कोफिशिएंट जनरेट करना है तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ NC0। C0 से स्टार्ट करो, n तो रहेगा ही। यहाँ पे NC1, यहाँ पे NC2, यहाँ पे NC3, यहाँ पे NC4 और लास्ट में NCN। अच्छा, ऐसे लिखना होगा बिल्कुल। और बीच बीच में जो गैप है उसमें तो बिना सोचे समझे क्या कर दो? फिलहाल के लिए प्लस कर दो। प्लस 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 एंड प्लस, बीच बीच में डॉट डॉट डॉट। ऑफ कोर्स बहुत सारे टर्म आएंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है।
बाइनोमियल थ्योरम को लिखने का तरीका है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम। अब ये समझते हैं कि ये सारे कोएफिशिएंट जो है कहाँ से आ गए, कैसे प्रकट हो गए, और अगर प्रकट हो भी गए हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। तो इसके लिए पास्कल ट्रायंगल बना। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल, यहाँ पे देखो पास्कल ट्रायंगल मैं दिखा दूँ आपको। ये देखो पास्कल ट्रायंगल बच्चों, ये देखो पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल ये रहा, ट्रायंगल जैसे फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। बट मुझे दिखाने के लिए आपको पैड पे दिखाना होगा, तो चलो पेज पे आते हैं। चलो बच्चों देखो पास्कल ट्रायंगल बनाने का तरीका क्या है, ठीक है ना, टेक्निक क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं पास्कल ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा 1 से शुरुआत करो, नंबर 1 बनो, ठीक है ना। फिर क्या करो, ऑफ कोर्स 1 1, ठीक है, क्योंकि 1 से क्या मिल सकता है, एक सिंगल 1 से क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। लेकिन अब तो क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में 2 1 आ गया। अब आप कुछ कर सकते हो, तो क्या करना है, हमेशा ऐड करना है। 1 + 1 क्या होगा 2 एकदम बीच में लिखो, ठीक है। अब 2 कहेगा कि यार मैं अकेले हूँ, तो 1 स्टार्ट है। 1 तो इसका जो है क्या है, बचपन का साथी है। तो 1 क्या बोलेगा, मैं हूँ, टेंशन मत लो, मैं साइड में हूँ, मैं हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। 1 1 क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि अब तो 3 लोग हो गए, तो ऐसे ही ऐड करना है। 1 + 2 3 बीच में लिखो, 2 + 1 3 यहाँ भी बीच में लिखो, और साइड से क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कहेगा मैं हूँ, आज भी मैं हूँ आप लोगों के साथ। फिर अच्छा चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है ना। फिर क्या करो, देखो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 6। उसके बाद 1 बोलेगा मैं आज भी साथ हूँ, हम साथ हैं, ठीक है। उसके बाद 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 6 12, 6 + 1 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 6, ये 6 कहाँ से आ गया, ठीक है। 4 6 और ये 4 होगा, ये होगा 4, ठीक है। माइनर सा जो है मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है। तो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 क्या होगा 10 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 10 एक बार, ठीक है। फिर 4 + 1 5, ठीक है। फिर क्या होगा 1 आज भी है, ठीक है, 1 साथ है। तो दिख रहा होगा कुछ ट्रायंगल जैसा क्रिएट हो रहा है भाई, देखो कुछ ट्रायंगल जैसा क्रिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल आपके हिसाब एंड किताब से बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, ये ट्रायंगल काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा, ठीक है। आपके इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये होता है मेथड कोएफिशिएंट्स को लिखने का। जैसे मान लो ये क्या है 1 है, तो आप सोचोगे सर 1 किस लिए, ठीक है। आप सोचोगे 1 किस लिए सर, तो x + y पे पावर 0 के लिए है। अच्छा x + y पे 0, तो किसी भी पावर पे 0 का आंसर 1, ठीक है सर, मान लिया मैंने। इसके लिए बताओ ये 1 1 क्यों लिखा है, तो 1 1 क्यों लिखा है, अच्छा 1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे x + y पे 1 क्रिएट करने के लिए, अभी तक 0 था अब 1, तो देख सकते हो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ओके। अच्छा सर इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि x + y पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, सच में 2 लिखा है, हाँ देख लो चेक करो। x + y स्क्वायर क्या होगा, x² + 2xy + y², ठीक है। यही होता है, सही है, यही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हो क्या रहा है भाई, ये 1 जो है इसका कोएफिशिएंट बन गया, मतलब देखो इसके पहले क्या है 1 है। अच्छा x y का कोएफिशिएंट क्या बन गया 2 बन गया, हाँ y का कोएफिशिएंट क्या बन गया 1 बन गया, ठीक है। इसके लिए बताओ, तो ये क्या लिखा है, ये x + y का क्यूब लिखा है, x + y का क्यूब लिखा है। क्या होता है क्यूब, देखो क्यूब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, क्यूब लिखने का तरीका, चलो इसी से कर लेते हैं। तो क्यूब के लिए क्या सोचोगे,
पहले एक्स क्यू हो जाता काश। फिर बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्या करोगे, एक्स का पावर पहले घटाओगे, रिड्यूस करोगे। याद है एक्स पे एन से स्टार्ट किया था मैंने, फिर अगले टर्म में एक्स पे n-1, फिर एक्स पे n-2, तो ए की पावर घटाओ, इसका पावर घटेगा तो एक्स स्क्वायर होगा और एक वाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक और पावर घटेगा एक्स का, ठीक है, और वाई का एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक्स गायब और वाई का क्यूब। अच्छा, ये तरीका है। ठीक है, ऐसे खेलते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही खेलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के साथ ऐसे ही खेलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। अच्छा सर, कोएफिशिएंट इसके हिसाब से लिखना है। हाँ, तो एक्स क्यू के पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके पहले क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 लिख दो, आँख बंद करके 3 लिख दो। अच्छा, उसके बाद इस वाले टर्म में 3 होगा, 3 लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म में 1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, सेम गोज, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप लिखो, बिल्कुल लिखो, मज़ा आ रहा है, लिखो x प्लस वाई 4 लिखा है। अच्छा, तो ये क्या होगा सर, इसको लिखने के लिए क्या करो आप, सेम फंडा, सेम स्ट्रैटेजी, क्या करो, यहाँ पे x पे 4 से स्टार्ट करो, तो x पे 4, फिर क्या होगा सर, x पे 3 होगा, पावर एक कम, y आ जाएगा। उसके बाद x का एक और पावर कम होगा और y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x का एक और पावर कम होगा और y क्यूब आ जाएगा। उसके बाद x गायब हो जाएगा, y पे 4 होगा। अच्छा, बीच में क्या होगा, आंख बंद करके सोचने की ज़रूरत ही नहीं कुछ। ठीक है, आंख बंद करके प्लस लिख दो, प्लस 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 प्लस, वाह। अब उसके बाद क्या सर, अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ये देगा आपको, तो यहाँ पे x पे पावर 4 के पहले क्या होगा, 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखो 4 आ रहा है तो यहाँ 4 लिख दो, उसके बाद 6 आ रहा है तो यहाँ 6 लिख दो, उसके बाद 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दो, उसके बाद 1 आ रहा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला आपका क्रिएट। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये क्या है, ये किसके लिए बना है, x प्लस वाई पे 5 के लिए बना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखते जाना है, इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, मींस ये सारे जो है पास्कल ट्रायंगल क्या क्रिएट करके दे देगा आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, कोएफिशिएंट क्रिएट करके दे देगा। तो पास्कल ट्रायंगल का हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आ जाओ, तो पास्कल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। पास्कल ट्रायंगल किस लिए बना है, कोएफिशिएंट्स को लिखने के लिए बना है। कैसे लिखते हैं, इस ट्रायंगल की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या सर कितना बड़ा हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, अगर x प्लस वाई पे 10 लिखना हो तो ट्रायंगल इतना बड़ा बनेगा, x प्लस वाई पे पावर अगर 100 लिखना हो तो ट्रायंगल बहुत बड़ा बनाएंगे। ट्रायंगल बनाते बनाते ये टाइम निकल जाएगा पूरा। ठीक है ना, एग्जामिनेशन पीरियड ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चे। अब मैं ये बताता हूँ जो NC0 NC1 ये सब कैसे आया है। ये ऐसे आया है, देखो ये लास्ट वाला, देखो लास्ट पे गौर फरमाओ। लास्ट वाला किसका एक्सपेंशन था, x प्लस वाई पे पावर 5 का एक्सपेंशन था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया था कि NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या इस 1 की जगह मैं NC0 लिख दूँ, बिल्कुल 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 लिख सकते हो आप, डोंट वरी, आप लिख सकते हो। बट सर n की जगह तो 5 है, देखो यहाँ 5 पड़ा है, तो n क्यों यूज़ करोगे, 5 यूज़ करो। सॉरी बेटा, मैं 5 यूज़ कर लेता हूँ, सही बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँ 5C0। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ, 5C0 के बाद क्या आ सकता है, 5C1 आएगा, 5C1। हाँ, तो क्या 5C1 की वैल्यू 5 होगी, ऑफ कोर्स होगी, चेक कर लो आप, साइड में जो है 5C1 की वैल्यू चेक कर लो, यही होगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 4 और नीचे वाला फैक्टोरियल 1। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल 4 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है, तो ये उड़ गया, फैक्टोरियल 1 होता है, तो बचा क्या 5। तो 5C1 की वैल्यू क्या आ गई 5। अगला क्या होगा, अगला होगा 5C2। 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। अगला क्या होगा 5C3,
उसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 होगी। अगला क्या होगा 5C4, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 5, और उसके बाद 5C5। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो पास्कल ट्रायंगल जो बनाया गया है वो इस तरीके से क्रिएट होता है। मीन्स बार बार आपको पास्कल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बार बार आपको पास्कल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, बाइनोमियल का यूज़ करो, कोएफिशिएंट लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, आपको सारा जो है एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट बार बार लिखने के लिए आपको पास्कल ट्रायंगल का यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। ट्रेंड ये है, अब इसको 1 को 5C0 लिख दिया, 5 को 5C1 लिख दिया, 10 को 5C2 लिख दिया, इस 10 को 5C3 भी लिख दिया। अब यहाँ पे देख लेना 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, फार्मूले से निकाल लेना सेम है। 5 को 5C4 लिख दिया और 1 को फिर 5C5, और 5C5 और 5C0 की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि 5C0 आप बोल रहे हो 5C5 के बराबर है। हाँ बराबर है। आप चाहो तो NCR लगा के देख सकते हो, इसका फार्मूला यूज़ करके आप देख सकते हो कि ये इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल एक्सप्रेशन के बारे में सोचें, तो ये है NCR और ये क्या है, ये है NCN-R, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम है, 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम है, तो ये क्या है, ये तो है NCR, और ये क्या है, ये है NCN-R है। देखो, जब n में से, ये n है, n की जगह 5 है, जब n में से 3 को आप माइनस करोगे तो 5 - 3 क्या क्रिएट होगा, 2 क्रिएट होगा। इसका मतलब ये दोनों सेम होते हैं। इसकी हेल्प से हम लोगों ने देखा कि NCR और NCN-R की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। चाहो तो आप अलग से इन दोनों को प्रूव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि NCR NCN-R के इक्वल होता है, हमेशा होगा, ठीक है। ये दिमाग में रख लेना, ठीक है, कहीं पे साइड में नोट कर लेना इस पॉइंट को, NCR हमेशा NCN-R के इक्वल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1-2 एक्सपेंशन लिख के देख लेते हैं, ठीक है ना, आपकी भी क्लैरिटी थोड़ी बहुत हो जाएगी। एक एक्सपेंशन मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मुझे लिखना है x+2y पे 7 मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, x+2y पे 7 मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले कोएफिशिएंट लिखता हूँ, फिर x पे दिमाग लगाएंगे, फिर इस 2y वाले टर्म पे दिमाग लगाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, NC0 लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा NC1, फिर मैं लिखूँगा NC2, फिर मैं लिखूँगा NC3, यहाँ पर लिखता हूँ NC3, फिर NC4, NC5, NC6 और NC7 पे रुक जाऊँगा, NC7 पे रुक जाऊँगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने n क्यों लिखा है, भाई तो फार्मूले में होता है ना, जब x+y पे n लिखते हो तब ये लिखते हैं, तो इसका मतलब n की जगह क्या लिखना है, n की जगह आपको 7 यूज़ करना था, ठीक है। तो n की जगह क्या होगा, 7 होगा। तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, n की जगह 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद अब क्या करना है, अब आप x पे दिमाग लगाओ, ठीक है। x पे क्या करना है, 7 से स्टार्ट करना है, याद है x पे n से स्टार्ट करना था। तो क्या करो, x पे 7 लिखो, ठीक है, फिर x पे 6, फिर x पे 5, फिर x पे 4, फिर x पे 3, फिर x पे 2, फिर x पे 1 और x पे 0। x पे 0 क्या होगा, 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद अब क्या करना होगा, अब आपको 2y पे दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2y है। तो यहाँ क्या लिखे हम, यहाँ पे क्या करोगे, आप 0 से स्टार्ट करोगे, 2y पे 0 से स्टार्ट करोगे,
ठीक है। एक्स वाले केस में पावर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब 2y केस में क्या होगा, इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, 7 तक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2y पे 0, 2y पे 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या होगा, 2y पे 1, यहाँ पे क्या होगा 2y पे 2, यहाँ पे क्या होगा 2y पे 3, यहाँ पे क्या होगा 2y पे 4, यहाँ पे क्या होगा 2y पे 5, यहाँ पे क्या होगा 2y पे 6 और यहाँ पे क्या होगा 2y पे 7। अच्छा, इस तरह लिखना है। ठीक है, आराम आराम से, आराम आराम से। ठीक है, हौले हौले ये सारी चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पे क्या है बीच में प्लस, तो गैप वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे प्लस लिखोगे भाई, प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, डॉक्टर वाला प्लस। कोरोना में प्लस प्लस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आपने प्लस वगैरह मैनेज कर दिया, तो सब कुछ लिख दिया। ठीक है, एक्स का पावर क्या होगा, डिक्रीज़ कर रहा था पहले, फिर वाई का पावर इंक्रीज़ किया। कोएफिशिएंट्स NC0 से स्टार्ट करो, फिर NCN तक चले जाओ, ठीक है ना। तो ये लिखने का तरीका है, ये आपने एक्सपैंड कर दिया। ऑफ कोर्स अब 7C0 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 7C1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 7C2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप इतना ही करते हो, सिर्फ एक्सपेंशन लिखना है, इतना ही लिख के छोड़ देते हो, तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको एक्सपेंशन लिखने तो आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ जो है टर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या टर्म है, यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये सारे हाइलाइट्स हैं, ठीक है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन मीन्स क्या है, ये है आपका क्या है, ये बाइनोमियल है, जिसको आपने एक्सपेंड करके ये लिख दिया। ठीक है, तो आपने अगर एक्सपेंड करके ये सब कुछ लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इन सारे टर्म्स में किसी खास टर्म पे जो है निगाहें रखना हो, मान लो मैं इस पूरे एक्सपेंशन में मैं ये आपसे पूछ दूं कि मुझे 10th टर्म बता दो, भाड़ में जाए ये सब एक्सपेंशन, मुझे 10 टर्म बता दो कि 10वां टर्म जो है क्या होगा, क्या आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा, वो लिख के बता दो। ठीक है, या किसी ने पूछ लिया कि 15th टर्म बता दो, 15वां टर्म क्या होगा इस एक्सपेंशन का। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखने के बजाय आप वो पर्टिकुलर जो है टर्म लिखोगे। ठीक है, इसी के लिए बना है ये जनरल टर्म, कि कोई खास टर्म अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा गौर फरमाया जाए। जो हम लोगों ने ऊपर फार्मूला लिखा है, ठीक है, उसको थोड़ा बारीकी से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे x + y पे n है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में C0 है, दिमाग लगाओ लोअर इंडेक्स पे। फर्स्ट टर्म में C0 है, सेकंड टर्म में C1 है, थर्ड टर्म में क्या है C2 है, फोर्थ टर्म में क्या है C3 है। अच्छा, मतलब जो है अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टर्म डिस्कस करना है, ठीक है, तो अगर मुझे टर्म डिस्कस करना है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो, पैड पे देखो, अगर मैं टर्म डिस्कस करूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो सेकंड टर्म है वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे NC1 आ रहा है। अच्छा, जो थर्ड टर्म है वहाँ पे क्या आ रहा है, NC2 आ रहा है। अच्छा, जो फोर्थ टर्म है बिल्कुल AP जैसा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा, वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे NC3 आ रहा है। तो बताओ RS टर्म में क्या होगा, बीच का कोई टर्म, RS टर्म में क्या होगा, RS टर्म में फोर्थ टर्म में 3, यहाँ पे नीचे 3 है, तो RS टर्म में क्या होगा, R-1 आएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो कोएफिशिएंट तो आपने लिख दिया, लेकिन पूरा टर्म लिखना है, इसका मतलब x भी लिखना है, y भी लिखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टर्म पे डिस्कस करते हैं, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में NC2 हो गया। अब x पे दिमाग लगाओ, या पहले y पे दिमाग लगाओ। जो नीचे 2 है वो y पे पावर है। अच्छा, जो C2 जो नीचे 2 है वो y पे पावर है। तो इसका मतलब यहाँ पे RS टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे y लिख दूँ और y पे पावर क्या लिख दूँ, जो नीचे है R-1।
ठीक है, मैंने लिख दिया। हाँ, फिर आओ यहाँ पे थर्ड टर्म को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, y पे 2 हो गया, जो नीचे 2 पड़ा था वो मैंने y पे 2 लिख दिया। अब x पे क्या पावर है, x पे शायद जो है n-2 है। देखो ऊपर वाला इंडेक्स नीचे वाला इंडेक्स, इन दोनों का डिफरेंस है, तो n-2 है। बिल्कुल, इसका मतलब x पे जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अपर इंडेक्स और नीचे लोअर इंडेक्स का क्या है, डिफरेंस है। तो ठीक है, इसको भी लिखते हैं, x पे जो पावर होगा वो दोनों इंडेक्स का डिफरेंस है। तो कलर बदलते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो x है उस पर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया जाए ना, तो क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा जब डिफरेंस लेंगे तो। ठीक है, अरे ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, बकवास दिख रहा है, कौन याद करेगा इसको, r-1 n माइनस आर प्लस 1, हद है, कितना बकवास दिख रहा है। तो लोगों ने ये सोचा ठीक है भाई, अगर ये बकवास दिख रहा है तो क्यों हम आर टर्म की बात कर रहे हैं, r प्लस 1 टर्म की बात कर लें, r प्लस 1 टर्म, r प्लस 1 टर्म में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ विशेष होगा। अब सोचो सेम चीज़ को जो है लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो r प्लस 1 टर्म अगर लिखने जाओ तो यहाँ तो n होगा, फिक्स है, c। अब क्या होगा, जो यहाँ पे है उससे एक कम नीचे आता है, तो r प्लस 1 है, तो r प्लस 1 से एक अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, r आएगा। ठीक है, फिर y पे दिमाग लगाओ, जो नीचे होता है वही y पे पावर आता है, तो y पे क्या हो जाएगा, ग्रीन कहाँ है भाई, ग्रीन से लिखते, तो y पे क्या हो जाएगा, y पे जो यहाँ पे है लोअर इंडेक्स, तो y पे r हो जाएगा। ठीक है, फिर x पे क्या होता है, x पे इन दोनों का डिफरेंस होता है, x पे इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स का डिफरेंस, तो क्या होगा, n माइनस आर। हाँ, ये कुछ सही लग रहा है, अब इससे तो अच्छा यही लग रहा है, तो लोगों ने इसको ही क्या किया, मान्यता प्रदान किया, और इसी को लोग याद भी रखते हैं। ठीक है, इसी को हमेशा याद भी रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको आरथ टर्म ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, r प्लस 1 टर्म ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग r प्लस 1 टर्म ढूंढते हैं, और ये फार्मूला याद करना और आसान रहता है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग जनरल टर्म निकालते वक्त इसी फार्मूला का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रख लेना, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा वियर्ड है। ठीक है, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको याद किया। लिखने का तरीका सेम है, जैसे आप इसको लिखो वैसे ही आपको इसको भी लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है, ये देखो, ये तो टर्म हो गया, एक पर्टिकुलर टर्म आपने लिख दिया, r प्लस 1 टर्म, कोई भी एक बीच का टर्म r प्लस 1 टर्म आपने लिख के ये दे दिया। ठीक है, अगर पूरे बाइनोमियल को लिखना हो तो तरीका क्या होगा, अगर मुझे पूरे बाइनोमियल को लिखना है तो तरीका क्या होगा, मुझे सारे टर्म को लिखना पड़ेगा। सारे टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, समेशन होता है। क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, सम लिखना। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। ये एक सिंबल है जो समेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, r0 से स्टार्ट करेंगे, r इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक कहाँ पहुँचेंगे, n तक पहुँचेंगे। मतलब r की वैल्यू एक स्टार्टिंग में क्या लेना है, 0 लेना है, फिर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, और एंड में क्या लेना है, n लेना है। यहाँ पे फार्मूला देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। r मैंने नीचे देखो NC0 लिखा है, तो r की जगह पहले क्या लिखा है, 0 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, और एंड में n लिखा है। ठीक है, तो सेम है, सेम चीज़ है। फार्मूले को केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। ठीक है, समेशन यूज़ करते हुए आपने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, ये आसान है। अब मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। आज केवल जनरल इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आज केवल बेसिक है बाइनोमियल का। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जनरल टर्म को लेके। चलो बच्चों देखो, मान लो आपको क्या करना है, आपको
फाइंड आउट करना हो, फाइंड फिफ्थ टर्म in the expansion of 1 + x छोड़ो, लिखते हैं हम लोग x - 3y पे पावर 10, ठीक है। अब देखो इसके एक्सपेंशन में आपको फिफ्थ टर्म ढूंढना है। फिफ्थ टर्म ढूंढने के लिए आप फार्मूला क्या यूज़ करने वाले हो? जनरल टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है? केवल एक टर्म ढूंढना है, फिफ्थ टर्म ही ढूंढना है। इसके एक्सपेंशन में सारा टर्म नहीं बताना है, केवल एक टर्म ढूंढना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? T5 होगा। अच्छा, फिफ्थ टर्म क्या होगा? T5 होगा। लेकिन आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? TR+1 पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है? NCR, x पे n-r, y पे क्या होता है? r। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो T5 लिखते टाइम क्या करोगे आप? T5 निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह का जो है माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये माहौल कैसे बनेगा? T5 को आप लिख सकते हो क्या? T4+1, ठीक है। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि r की जगह क्या है? r की जगह 4 है भाई। r की जगह क्या है? 4 है। तो r की जगह अगर 4 है तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना होगा? r की जगह 4, इस फार्मूले में r की जगह 4 यूज़ करना होगा, ठीक है। तो r की जगह अगर 4 आप यूज़ कर रहे हो तो n की जगह क्या है? यहाँ पे देख लो, एक्सपेंशन में n की जगह तो 10 है, यहाँ पे क्या है? पावर क्या है? 10 है, ठीक है। और यहाँ से r पता चल गया, r क्या है? 4 है। तो इस फार्मूला का अगर यूज़ करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? NCR की जगह 10C4 होगा। उसके बाद x की जगह तो x ही है, तो x पे क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 10 - 4 क्या होगा? 6 होगा। अच्छा, y की जगह क्या है? y की जगह देखो -3y है, ध्यान देना यही -3y। और उस पर पावर क्या होगा? ये नीचे वाला क्या है? 4 है। तो ये आपने जनरल टर्म लिख दिया। ये कौन सा टर्म मिला है? T5, ठीक है। अब चाहो तो इसको 10C4 कैलकुलेट करके लिख दो और ये सब मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म आपको ये मिल गया। तो ऐसे लिखते हैं बस, ये क्या है? फिफ्थ टर्म T5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको लिखने का तरीका पता चल गया होगा, जनरल टर्म हम लोग एक्सपेंशन से कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म है मतलब कुछ नोटेबल पॉइंट है, उसको समझ लो और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन था। खैर यहाँ पे नहीं है बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, फॉर्मूले को ध्यान से देखो। जब हम मान लो बाइनोमियल x+y2 यूज़ करते हैं, x+y2, तो क्या करेंगे? x² लिखेंगे, फिर 2xy लिखेंगे और y² लिखेंगे। इसका मतलब जब पावर 2 था तो आपने देखा कि इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं। 3 टर्म, कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी x+y के एक्सपेंशन में, x+y के y पे पावर n के एक्सपेंशन में जब आप एक्सपेंड करोगे, x+y पे n जब एक्सपेंड करोगे तो आपको एक्सपेंशन में कितने टर्म मिलने वाले हैं? जब x+y पे 2 आपने एक्सपेंड किया तो 3 टर्म मिला। तो x+y पे n जब क्या करने जाओगे? एक्सपेंड करने जाओगे तो कितने टर्म मिलने चाहिए? आप सोचो, x+y पे 2 को एक्सपेंड करने पे 3 टर्म मिला, मतलब एक ज़्यादा मिला। तो x+y पे n को एक्सपेंड करोगे तो कितने टर्म मिलेंगे? इस पूरे एक्सपेंशन में कितने टर्म मिलने वाले हैं? n+1 टर्म। याद रखना हमेशा, जितने पावर्स होंगे उससे एक ज़्यादा टर्म आपको मिलने वाले हैं एक्सपेंशन में, तो n+1 टर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर x+y पे मुझे 8 का एक्सपेंशन करना है और मुझे ढूंढना है कि कितने टर्म आएंगे, तो 8+1 मीन्स 9 टर्म मिलने वाले हैं एक्सपेंशन में, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये देखो, फार्मूले में अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो एक किसी पर्टिकुलर जो है टर्म को इंट्रोड्यूस करो।
जैसे मान लो हम थर्ड टर्म को ऑब्जर्व करना चाहें, थर्ड टर्म, तो ये रहा थर्ड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म में अगर देखा जाए x पे पावर है n-2 और y पे पावर 2 है। अगर x और y के पावर्स का सम किया जाए तो क्या आएगा, n-2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा n। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन के किसी भी टर्म को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वहाँ पे x और y के पावर का सम, ठीक है, n के बराबर आता है हमेशा। तो याद रखना, बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी टर्म में x और y की पावर का सम, ठीक है, एक्सपेंशन की होल पावर मींस n की इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी टर्म को इंट्रोड्यूस करके देख लो। तो ये रहा पॉइंट, कुछ जनरल जो है पॉइंट था। पहला ये कि एक्सपेंशन में एक ज़्यादा पॉइंट टर्म मिलता है, जैसे अगर x प्लस वाई पे 10 है तो कितने टर्म मिलने हैं एक्सपेंशन में, 11 टर्म मिलने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी टर्म को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, बाइनोमियल के किसी भी टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आने वाला है। अगर हम किसी खास टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि टर्म में x और y की जो पावर का सम है वो टोटल पावर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट था ऑब्जर्वेशन बेसिस। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था बाइनोमियल पे। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग कल कुछ और आगे पढ़ेंगे बाइनोमियल के बारे में। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, बाय बाय।